गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं? वादे के मुताबिक आज हम आपको नया टॉपिक देने वाले हैं, दैट इज लाइटनिंग। तो मेरा नाम है दीपक कुमार और अभी आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अब कर लें। मैग्नस क्लासेस विथ दीपक सर। आसमां को जहां जिद थी बिजलियां गिराने की, अपनी भी वही जिद थी आसियां बनाने की। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आसियां जो हैं आप अपना घर को सुरक्षित रख पाएंगे। कब? जब लाइटनिंग हो रहा हो तब। कैसे आप सुरक्षित रहते हैं, कैसे आप सुरक्षित रह सकते हैं, लाइटनिंग क्या होता है, इसके कारण क्या है। तो जितने भी प्राकृतिक घटनाएं हैं उसमें लाइटनिंग भी एक विचित्र घटना है जो वर्षों से ह्यूमन बीइंग को अपने तरफ अट्रैक्ट करते रहा है और हमें डराता भी रहा है। बहुत पहले दोस्तों, बहुत पहले तो लोगों को यह लगता था कि हमने कुछ गलती किया है और ये जो रैत है, ये जो अभिशाप है ऊपर वाला का, अगर कहीं पे वज्रपात होती थी। तो चलिए, बहुत कुछ खोज हो चुका है और बहुत कुछ अभी बाकी है। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का लाइटनिंग से। और लाइटनिंग में फ्रैंकलिन नाम का एक अमेरिका का एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। उन्होंने पहली मर्तबा बताया कि लाइटनिंग क्या है। तो चलिए देख लेते हैं लाइटनिंग क्या है। आपने कभी फील किया होगा, कभी अनुभव किया होगा कि जब अंधेरे कमरे में कपड़ा खोल रहे होंगे या फिर किसी भी नायलॉन के कपड़े से आपका शरीर संपर्क में आया होगा या फिर प्लास्टिक के कुर्सी से आपका शरीर संपर्क में आया होगा, तो एक छोटी सी स्पार्किंग निकला होगा और इसी का ही बृहद रूप, वो स्पार्किंग, वो लाइटनिंग जो आसमान जमीन की तरफ गिराता है, जिसे हम लोग वज्रपात करते हैं। कैसे होता है ये पूरा खेल हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन देख लेते हैं सबसे पहले परिभाषा, मतलब डिफिनेशन। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को आकर्षित करता है। जब चार्ज आवेश भिन्न हो तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और सारे वस्तु बने होते हैं एटम के, जिसमें बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं और अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन घूम रहे हैं। ये प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखता है या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खींचता है। और इसको हम लोग कहते हैं कि इसके प्रॉपर्टी को नेगेटिव चार्ज और इसके प्रॉपर्टी को पॉजिटिव चार्ज। जब दोनों की संख्या बराबर होती है तो वस्तु डिस्चार्ज कहा जाता है, माने इसमें कोई चार्ज नहीं है। लेकिन कभी ऐसा होता है किसी वस्तु में अगर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा है तो ये पॉजिटिवली चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा है तो ये निगेटिवली चार्ज। और ये होता है तब अमूमन जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को हटा लिया जाता है, इससे वस्तु में प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो देख लेते हैं, जब हम लोग कुर्सी के संपर्क में आते हैं या हमारा कपड़ा कुर्सी के संपर्क में आता है और जब घर्षण होता है तो प्लास्टिक के कुर्सी का जो बाहरी कक्ष में, यानी कि प्लास्टिक भी एटम का बना हुआ है और इस एटम के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। अब जब शरीर से या कपड़े से संपर्क में आता है, जब घर्षण होती है, फ्रिक्शन होता है, तो एनर्जी के वजह से प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन डिटैच्ड हो जाते हैं, पील ऑफ हो जाते हैं, टूट जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं आपके कपड़े में। उल्टा भी हो सकता है, ये वस्तु पर डिपेंड करता है। जब कपड़े में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन तो कपड़ा हो जाता है नेगेटिव चार्ज, आपका कुर्सी हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, और तब आकर्षण होना शुरू हो जाता है। और आकर्षण होना शुरू हो जाता है और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, इसके काफी हम लोग करीब रहते हैं, इतना ज्यादा आकर्षण हो जाता है कि सुचालक न होने के बावजूद भी ये हवा में ही एक दूसरे, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ जंप कर जाते हैं।
और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ जंप करते हैं तो एक काम होता है और एक ऊर्जा रिलीज होती है। वो ऊर्जा जो है, वही ऊर्जा जो है आपको दिखाई देता है, जिसको हम लोग स्पार्किंग कहते हैं। और जब यहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाए और यहां पर बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाए, तब जो होता है वो लाइटनिंग का शक्ल ले लेता है। अक्सर हम लोग देखते हैं अपने हाउस होल्ड स्विच में भी देखते हैं, अगर ढीला हो जाए स्पार्किंग दिखने लगता है। इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज, दूसरा अगर निगेटिव चार्ज एक दूसरे के काफी करीब जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ जंप करता है और यह स्पार्किंग उत्पन्न करता है। फ्रैंकलिन ने इसी को सबसे पहली मर्तबा समझाया था कि ठीक जैसे आपके कपड़े के साथ होती है, स्पार्किंग होता है जब आप कपड़ा खोलते हैं, ठीक उसी तरह से आसमान में भी होता है, लेकिन वो बड़े पैमाने पर होता है। वहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या असंख्य होती है और तब स्पार्किंग होती है, जिसे हम लोग लाइटनिंग कहते हैं। तो इसको समझने के बाद एक बार हम लोग डिफिनेशन पे आ जाते हैं। डिफिनेशन कहता है कि जब बादलों के दो लेयर के बीच इम्बैलेंस होता है चार्ज का, मतलब एक लेयर पॉजिटिव चार्ज और दूसरा लेयर नेगेटिव चार्ज जाते हैं, तब एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है बिना किसी सुचालक के, बिना किसी कंडक्टर के, और जब जंप करता है तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा रिलीज करता है। दैट इज लाइटनिंग। कभी कभी ये क्लाउड और पृथ्वी के बीच में भी होता है, क्लाउड और पृथ्वी के बीच में भी होता है। तो हम लोग कह सकते हैं द imbalance of charges between the two layers of clouds or cloud and earth or cloud themselves, and the process of discharging takes place, then it is known as lightning. Then it is known as lightning. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं लाइटनिंग के कितने टाइप्स हैं। लाइटनिंग के कितने टाइप्स हैं? इंट्रा क्लाउड, ये एक ही क्लाउड में हो सकता है। एक ही क्लाउड में ऊपर वाला लेयर पॉजिटिव चार्ज और नीचे वाला लेयर नेगेटिव चार्ज हो जाए और तब डिस्चार्ज होने लगे, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अट्रैक्ट होकर के जब जंप करे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ या पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ आए, तो रास्ते में एक बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा रिलीज करता है, एंड दैट इज लाइटनिंग। दैट इज लाइटनिंग। अब देखते हैं इंटर क्लाउड। जब दो क्लाउड्स के बीच, वन क्लाउड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिवली चार्ज, जब दो बादल का चार्ज अपोजिट होता है और एक दूसरे के करीब आते हैं और बीच में जब कोई कंडक्टर नहीं मिलता, कोई सुचालक नहीं मिलता, तो हवा को आयनाइज करके एक तरफ से दूसरी तरफ जब चार्ज जंप करते हैं तो फिर से लाइटनिंग होती है, और ये सेकेंड टाइप है इंटर क्लाउड। थर्ड टाइप जो बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है और जिस पर अब तक सबसे ज्यादा खोज हो चुका है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इससे होने वाले फायदे और नुकसान को भी हम लोग गिनेंगे, काउंट करेंगे। याद रखिए, लेक्चर के लास्ट सेशन में हम लोग इससे कैसे सुरक्षित रहें और इससे क्या फायदा होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये थर्ड टाइप। इस पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन देखते हैं आसमान में चार्ज प्रोड्यूस कैसे होते हैं, देख लेते हैं। जरा इस फिगर पे ध्यान दें, बरसात के दिनों में जब अर्थ सरफेस गर्म होता है एंड एयर आर लेडन विथ मॉइस्चर, और जब हवा में भरपूर मात्रा में नमी होती है और अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो हर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का यूं कहें गिरावट दर्ज करते हैं। तो ये जो गिरावट होती है वो जो है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान बहुत ज्यादा गिरते जाता है। अर्थ सरफेस गर्म होने की वजह से, ये मान लिया आपका अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस ये है, इसके नजदीक वाला जो लेयर ऑफ एयर है
वो गर्म होते हैं और गर्म होने के वजह से यहां पर हवा का डेंसिटी घट जाता है। हवा का डेंसिटी घटना मतलब हवा का हल्का हो जाना, और ये हवा जो है ऊपर जाने लगते हैं। हल्का होगा तो जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा। अगल बगल के हवा जो है इसको भरने के लिए चारों तरफ से दौड़ते हैं और ये इसको और ऊपर लेकर चले जाते हैं। जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, बादलों की ऊंचाई तक जाते जाते तापमान इतना कम हो जाता है कि ये कंडेंस होने लगते हैं और कंडेंस होकर के पानी में बदलने लगते हैं। और पानी में जब बदलना शुरू होते हैं, वेपर से जब वाष्प से पानी में बदलते हैं तापमान में कमी आने की वजह से, तो उससे निकलने वाला जो तापमान है इनको और लेकर ऊपर जाता है और इस तरह से बादलों का निर्माण होता है। लेकिन जैसे ही बादलों के बीच में ये जाता है, वहां पर -15 डिग्री से -25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होते हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स को कुछ हेल में चेंज कर देते हैं। मतलब सॉफ्ट एंड लिटिल पीसेस ऑफ आइस चेंज कर देते हैं। लेकिन ये गर्म होने की वजह से लगातार ऊपर जाते रहते हैं। ऊपर एक लेयर तक आते आते दोज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एंड आइस पार्टिकल चेंजेस इनटू स्नो। ये काफी बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े में ये हैवी हेल्स हो जाते हैं और ये जो है नीचे से जा रहे हैं, ये स्टार नुमा बनाया हुआ है, ये जो नीचे से जा रहे हैं लाइट हेल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। अब इस स्थिति में ये भारी होकर ग्रेविटेशनल पुल के वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से नीचे आने लगते हैं और ये लगातार ऊपर जाते रहते हैं। कुछ तो सस्पेंडेड रह जाते हैं, इतना इनका वेट होता है कि ना ऊपर जाते हैं ना नीचे जाते हैं, सस्पेंडेड रह जाते हैं। और ड्यू टू अप ड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट, ऊपर और नीचे जाने की प्रक्रिया में ये आपस में घर्षण करते हैं और जब घर्षण करते हैं तब एक जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, जब ये नीचे आते हैं और ये गर्म पार्टिकल ऊपर जाते हैं तो गर्म पार्टिकल आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। ये ज्यादा ठंडे होते हैं, ये आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन को ये ले लेते हैं, वहां जाते हैं नीचे और ये होते हैं निगेटिव चार्ज। ये जब इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऊपर जाते हैं, ऊपर लेयर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब वो स्थिति आ गया जहां पर हमारा कुर्सी और ये कपड़े में जो कंडीशन डेवलप होता था वही कंडीशन यहां आ गया और बीच में जो है मॉइस्ट एयर एंड जो वाटर ड्रॉपलेट्स और छोटे छोटे आइस का पार्टिकल होते हैं जो गुड कंडक्टर अमूमन नहीं होते। अब क्या होता है जरा यहां देख ले, एक लेयर पॉजिटिव चार्ज, दूसरा लेयर निगेटिव चार्ज। अब जब निगेटिव पॉजिटिव के पास जाता है तो बिना कंडक्टर के जा रहा है, अगर कंडक्टर से जाता तो आसानी से जाता, लेकिन ये तब जा पाता है जब यहां पर निगेटिव बहुत ज्यादा हो जाए और यहां पर पॉजिटिव इतना ज्यादा हो जाए कि अट्रैक्शन जो है कुचालक सुचालक का बगैर परवाह किए हुए कुचालक में भी चलना शुरू कर दे। और ये तब होता है जब ये हवा के पार्टिकल आयनाइज होने लगते हैं। आयनाइज कैसे होते हैं? ये पॉजिटिव चार्ज इस मॉलिक्यूल के बाहरी लेयर में, मतलब इलेक्ट्रॉन को, इसके बाहरी कक्ष वाले इलेक्ट्रॉन को इतना पॉजिटिव होता है कि इनके न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज हैं उनसे ज्यादा प्रीति इनके लिए हो जाती है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करने लगते हैं डिस्चार्ज होने के लिए और ये इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने लगते हैं। और इस तरह से जब ये नेगेटिव चार्ज ऊपर भागते हैं हवा को आयनाइज करके, तो हवा भी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है और ये डिस्चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का नीचे से ऊपर जाना कई आयन से होकर गुजरता है, कई मॉलिक्यूल से होकर गुजरता है और ये बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा रिलीज करता है, बहुत कम सेकंड। और यूं कहा जाए 0.002 सेकंड में ये बहुत बड़ी मात्रा में चार्ज को डिस्चार्ज करता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है इलेक्ट्रॉन के जाने से, इधर नेगेटिव कम होने लगता है, इधर पॉजिटिव कम होने लगता है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब यही होता है, डिस्चार्ज का मतलब यही होता है।
तो ये जाते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा रिलीज करते हैं, एंड दैट इज लाइटनिंग। ये फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट जो आपको बताए थे। इंट्रा क्लाउड, एक ही क्लाउड में, कभी कभी तो ये इंटर क्लाउड हो जाते हैं। किसी क्लाउड का पॉजिटिव वाला भाग इधर और निगेटिव वाला भाग इधर यदि है तो फिर सेम प्रोसेस होता है, और जब सेम प्रोसेस होते हैं तो वो दूसरा केस है इंटर क्लाउड वाला। इंटर क्लाउड वाला केस है, यहां फिर लाइटनिंग होती है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात है, ये दोनों ही लाइटनिंग पृथ्वी तक नहीं आती। ये दोनों ही लाइटनिंग पृथ्वी तक नहीं आती। पृथ्वी तक जो आता है तीसरा वाला, ये काफी महत्वपूर्ण है, और इसको जानने के पहले हम लोग इंडक्शन भी जान लेंगे। इंडक्शन क्या होता है? ऐसे कोरोना डिस्चार्ज हम लोग को जानना होगा, जो आप किसी लेक्चर में मेरा देख लीजिएगा, लेकिन इंडक्शन देख लीजिए। जब हम लोग इस कुर्सी के करीब, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इस चेयर के करीब जो यहां पर पॉजिटिवली चार्ज हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन कपड़ा ले लिया है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है। इसके नजदीक अगर कागज के टुकड़े को हम लोग लाते हैं, कागज के टुकड़े को लाते हैं, तो ये ऑलरेडी डिस्चार्ज होता है उस समय, और इसमें डिस्चार्ज का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब ये डिस्चार्ज होता है तब क्या होता है, जब इसके करीब लेकर के आते हैं तो इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन जो है इधर खिंचा जाता है, और इलेक्ट्रॉन इधर खिंचाने की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है इधर बगैर इलेक्ट्रॉन के रहते हैं, नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम इधर आ जाते हैं, आधा ये नेगेटिव चार्ज और आधा ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक उसी तरह से, और जब ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज चेयर जो है इस पोर्शन को अट्रैक्ट करेगा, इस पोर्शन को रिपेल करेगा, और इस तरह से कागज के टुकड़े एकदम खड़े हो जाते हैं। पोर्शन को तो अट्रैक्ट करता है, दूसरे को रिपेल करता है। मतलब इसको आकर्षित करता है, इसको दूर धकेलता है, इसको खींचता है, इसको दूर धकेलता है। जब क्लाउड जो है, बादल जो है, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते हैं, और अगर वो निगेटिवली चार्ज हैं, उनका नीचे वाला लेयर निगेटिवली चार्ज है, जो अमूमन रहता है, तो अगर ये लेयर निगेटिवली चार्ज है, ये क्या करता है, अर्थ जो है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं, अतः क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, विकर्षित करता है, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा इधर आ जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन को विकर्षित करता है तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, तो इधर ज्यादा प्रोटॉन बच जाते हैं, और वही इंडक्शन प्रेरण की वजह से ये भी चार्ज जाते हैं। और जब यहाँ चार्ज होने लगेंगे तो जिधर जिधर बादल घूमेगा इधर उधर पॉजिटिव चार्ज भी भागेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज चाहते हैं कि इसके काफी करीब हो, जितना अट्रैक्ट करेगा उतना ही करीब जाने की कोशिश करेंगे। अगर इनको कोई कंडक्टर मिल गया बड़ा सा, जैसे पेड़ पे चढ़ जाएंगे, अगर पेड़ भीगा हुआ हो, तो जनरली बरसात में होता ही है। अगर कोई पेड़ जिसके टहनी काफी कम हो, जैसे ताड़ वगैरह का पेड़ है, तो उसमें जो है चार्ज चढ़ तो जाते हैं, लेकिन इन लोग को फैलने का जगह ज्यादा मिलता नहीं है, इसलिए बहुत कम जगह में ही बहुत सारे चार्ज जमा हो जाते हैं। जब कम जगह में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाते हैं, तो ये निगेटिव चार्ज भी अट्रैक्ट होकर के थोड़ा नीचे आना चाहते हैं, जो क्लाउड का है, जो क्लाउड का है। ये क्लाउड का नेगेटिव चार्ज भी काफी नीचे आना चाहते हैं, और ये अब यहाँ क्या होता है कि नुकीला हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम जगह में और यहाँ काफी ज्यादा प्रोटॉन कम जगह में हो जाते हैं। और जब हो जाते हैं तो ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से फिर से आयनाइजेशन होता है, और ये जो है निगेटिव चार्ज पृथ्वी पर लैंड करते हैं, और ये बहुत कम समय में, क्योंकि यहाँ पर काफी निगेटिव पोटेंशियल और यहाँ पर काफी पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर हाई पोटेंशियल होता है और यहाँ पे लो पोटेंशियल। अब अट्रैक्शन के वजह से जो फोर्स लगता है उसके वजह से इलेक्ट्रॉन में डिस्प्लेसमेंट होते हैं, और ये काम होता है, और जब काम होता है तो एनर्जी रिलीज होगा। तो यहां से जब ये आएंगे पृथ्वी पे, तो ये इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा मात्रा यहां पर आकर के लगता है पृथ्वी से,
और जब लगता है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव चार्ज से मिलते हैं तो इनका भी चार्ज कम हो जाता है, और इस तरह से कुछ हद तक डिस्चार्ज हो जाते हैं। और इतना तो डिस्चार्ज हो ही जाते हैं कि फिर से उस इंसुलेटर मीडियम में वो भाग ना पाए। ये बहुत ज्यादा चार्ज होते हैं तब इंसुलेटर मीडियम में जंप करते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। अब यहां पर जो लाइटनिंग हुआ तो ये बहुत कम समय के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा देता है, 2700 डिग्री या फिर कहें कि 3000 डिग्री सेल्सियस तक। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सूर्य का कोर का जो टेम्परेचर होता है उससे भी ये 6 गुना जाता है। अब गनीमत कहिए कि बहुत कम समय के लिए रहता है, अन्यथा बहुत कुछ हो सकता था, तबाही हो सकती थी, तो बहुत कम समय के लिए। जरा देखते हैं ये लाइटनिंग आखिर थंडरिंग क्यों करता है, आखिर थंडरिंग क्यों करता है भाई, देख लेते हैं, है ना। लाइटनिंग के बाद हम लोग थंडरिंग देख लेते हैं। आवाज क्यों करता है, चिल्लाता है जोर से क्यों? हम लोग जानते हैं कि वाइब्रेशन से ही साउंड उत्पन्न होता है। कैसे साउंड उत्पन्न होता है? वाइब्रेशन से। आप पढ़े होंगे, वाइब्रेशन से साउंड उत्पन्न होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बादलों के बीच से अर्थ पे आता है और उसका तापमान जब 2700 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द होता है, तो उतने ठंडे मौसम में, बरसात के मौसम में तापमान अचानक बढ़ता है हवाओं के बीच, तो हवा बहुत तेजी से एक्सपांड करता है। आप जानते हैं एक्सपांड करना या कोलैप्स करना दोनों ही साउंड उत्पन्न करते हैं क्योंकि वाइब्रेशन है। तो ये जब पृथ्वी पर आता है तो एक होल बनाता है और इर्द गिर्द के हवाओं को एक्सपांड करता है बहुत तेजी से, और अगल बगल वाले हवा लेडन विथ मॉइस्चर होते हैं, ठंडे होते हैं, इसलिए वो जल्दी एक्सपांड करना नहीं चाहते हैं और वो इस तरह से कंप्रेस्ड हो जाते हैं। जब कंप्रेस्ड होते हैं और ये पृथ्वी तक लैंड करता है, तब तक ये कोलैप्स हो जाते हैं। जो गैस इस बड़े थे और अगल बगल वाले गैस को डिस्प्लेस करना चाहते थे, लेकिन वो डिस्प्लेस हुए नहीं, वो फिर से प्रेशर बनाते हैं और इसको क्या करते हैं, कोलैप्स करते हैं। तो जो ये होल बन गया है वो फिर से कोलैप्स करता है और बहुत तेजी से आवाज करता है और एक तरंग उत्पन्न करता है, शॉक, झटका उत्पन्न करता है बाहर के वातावरण में। एंड दिस इज थंडरिंग, ये थंडरिंग होता है। तो हम लोग देखते हैं ये थंडरिंग का कारण है। वाइब्रेशन होता है एटमॉस्फेयर में, हवा वाइब्रेट करता है, प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ साउंड, ये थंडरिंग। जरा देख लेते हैं कि थंडरिंग से क्या लोगों को कुछ फायदा होती है, क्या पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव है। तो हमारा पर्यावरण पर इसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। बेशक हमारे लिए हानिकारक है, ये प्रोड्यूस कर सकता है, लोगों को मार सकता है, जीवों को मार सकता है, लेकिन इससे वातावरण में एक पॉजिटिव एक्टिविटी यानी कि पॉजिटिव फेनोमेनन भी होता है। इससे अचानक तापमान बढ़ने से ओजोन लेयर या ओजोन का मात्रा बढ़ता है, O2 जो है O3 में चेंज हो जाता है। अचानक तापमान बढ़ने से नाइट्रोजन ऑक्साइड का मात्रा बढ़ता है, जो फसलों के लिए काफी अच्छा है। ये है। हम लोग जरा देखते हैं कि आसमां वाले जब बिजली गिराते हैं तो कुछ तबाहियां भी होती हैं। जैसे देख लें, किसी बिल्डिंग पे यदि गिर जाए तो उसको तोड़ सकता है, और सबसे ज्यादा ये जीवों के लिए, अगर कहीं गिर जाए, कोई अगर मनुष्य अगल बगल है, इर्द गिर्द है, तो उसका नर्वस सिस्टम, दिल, इस सब को ज्यादा प्रभावित करता है। तो हमारे लिए जरूरी तो है, लेकिन इसके हानि भी है। इससे लोग मर सकते हैं, और अक्सर हम लोग वज्रपात से लोगों को मरते सुने हैं न्यूज वगैरह में। तो थोड़ा सा अगर प्रिकॉशन हम लोग लें, थोड़ा सा सावधानी बरतें, तो इसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। तो क्या हम लोग सेफ्टी, मतलब कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको मेंटेन करके हम लोग सेफ्टी, खुद को सेफ रख सकते हैं।
तो देख लेते हैं क्या है सेफ्टी ट्रिक्स क्या है। तो देख लेते हैं सेफ्टी ट्रिक्स। तो सबसे पहला देखेंगे हम लोग सेफ्टी ट्रिक्स है कि यथासंभव आप थंडरिंग के टाइम पे, लाइटनिंग के टाइम पे घर में ही रहें। आप, क्योंकि घर जो होता है वो काफी हद तक अंदर से इंसुलेटेड होता है, उसका दीवार बिल्कुल अंदर तक जाते हैं लेकिन काफी हद तक इंसुलेटेड होता है। आप गाड़ी के अंदर है, उसका टायर इंसुलेटेड होता है, तो वो जो है इलेक्ट्रॉन को अर्थ में जाने के लिए पैसेज प्रोवाइड नहीं करता, अतः उस पर बिजली गिरने के चांसेस न के बराबर होते हैं। अगर आप कहीं अकेले में समतल जगह पे आप पकड़ लिए जाते हैं, बरसात हो जाती है, थंडरिंग और लाइटनिंग होने लगता है, तो उस स्थिति में आप सोए नहीं, क्योंकि सो जाते हैं तो आपका शरीर जो है पृथ्वी के पूरी तरह संपर्क में होता है और तब अर्थिंग मिलता है, यानी कि आपके शरीर में भी प्रोटॉन आ जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगते हैं और तब जो है लाइटनिंग का चांसेस बढ़ जाता है, मतलब बिजली गिरने का चांस बढ़ जाता है। आप ऐसे उपकरण का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें जिनमें कोड हो या तार हो, क्योंकि उससे भी अर्थिंग मिल सकता है। आप कभी भी खिड़की के पास ना जाएं एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग। आप सबसे प्रमुख जो चीज है बचने का वो है फ्रैंकलिन द्वारा सुझाया गया तड़ी चालक लाइटनिंग कंडक्टर। आप उसका इस्तेमाल करके और आप अपने मॉन्यूमेंट्स को, अपने बिल्डिंग को, जो ऊंचे बिल्डिंग्स हैं उनको भी आप बचा सकते हैं। इसलिए उन पर बिजली गिरने की खतरा ज्यादा होती है क्योंकि ज्यादा बड़े होते हैं, तो उसको आप बचा सकते हैं। तो तड़ी चालक क्या करता है, लाइटनिंग कंडक्टर क्या करता है, ये जनरली कॉपर का बना होता है, काफी नुकीला होता है। नुकीला होने की वजह से जब बादल कहीं घूम रहे होते हैं निगेटिव चार्ज लेकर के और इस पर पॉजिटिव आ जाता है इंडक्शन के वजह से, इसके पॉजिटिव को खींचते हैं निगेटिव, तो ये पॉजिटिव जो है कम जगह में ज्यादा आ जाता है, जिसके वजह से खींचने की क्षमता बढ़ जाती है और ये जो है बादल लटकते हैं इधर, यानी कि इसका निगेटिव चार्ज इधर लटकता है और तब ये इजी पाथ और सबसे सुलभ रास्ता उपलब्ध कराता है लाइटनिंग के लिए। और यहां से इलेक्ट्रॉन सीधा चले जाते हैं अर्थ में, क्योंकि अब ये गुड कंडक्टर प्रोवाइड करता है, तो आसान वाले रास्ते से चले जाते हैं पृथ्वी में। और पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बढ़ जाने या घट जाने से अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अर्थ इज अ गुड सिंक। यहां पर इतना ज्यादा जगह है, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करते या निगेटिव चार्ज नहीं होते हैं। तो ये है तड़ी चालक का काम और ये अक्सर जो है लंबे बिल्डिंगों में लगाया जाता है बच्चों। तो ये चीजें हो जाती है, कभी कभी इससे अच्छे काम भी हो जाते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम पर इसका प्रभाव पड़ता है कुछ इस तरह से कि एक लकवा पीड़ित इंसान जो है वो इसके करीब आने से ऐसा एक घटना बताया जाता है कि ठीक हो गया। तो कभी कभी इससे अच्छे भी परिणाम आते हैं, लेकिन उसका चांस 0% के लगभग है। तो इससे ज्यादा हानि ही है, मतलब लाइफ के लिए ये खतरा है। तो ये है लाइटनिंग कंडक्टर, सबसे बेस्ट सेफ्टी है हमारे लिए और इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही, दैट्स ऑल।